बंधुओं नमस्कार। आपका मेरे चैनल पांडे एस अरविंद पब्लिक में एक बार पुनः स्वागत है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विगत में प्रसारित किए गए मेरे चर्चा की विषय वस्तुओं को जिस प्रकार से आपने सराहना दी है, उसी प्रकार से इसको भी आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और फॉरवर्ड कर दीजिएगा। अब मैं आता हूं अपनी आज की इस चर्चा के विषय में। थोड़ा सा इसका पूर्व परिचय दे दूं। इस संस्करण से पूर्व मैंने एक और संस्करण बनाया है चर्चा का, जिसका शीर्षक था भारतीय संसद एवं विधायन। तो उस भाग में हमने संसदीय व्यवस्था, संसद में विधायक लोग या संसद सदस्य लोग किस प्रकार से संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा और इसी प्रकार से राज्य विधायिका के दोनों सदनों में किस प्रकार से विधायन की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, उसके बारे में वहाँ पर चर्चा की गई। विधायन करने के लिए किस प्रकार के विधेयक लाए जाते हैं, किस प्रकार से उन पर मतदान होता है, किस प्रकार से उन्हें पारित किया जाता है, कितने प्रकार की मतदान की प्रक्रियाएँ होती हैं, ये सब वहाँ पर संक्षेप में वर्णन किया गया है। अब यह जो चर्चा का भाग लिया गया है वह उसी चर्चा का थोड़ा विस्तार और अग्रिम भाग है, जिसमें हम कुछ विशेष चीज़ों पर चर्चा करेंगे और जो कि सामान्यतः जनसाधारण की जानकारी में धूमिल तरीके से रहती हैं, बहुत स्पष्ट तरीके से नहीं रहती हैं। इनफैक्ट इट इज़ अ लेटर पार्ट ऑफ द फुल डिस्क्रिप्शन या डेलिबरेशन। द फॉर्मर हाफ इज़ all about parliament and the process of legislation, and this part is about various parliamentary businesses. Both parts are complementary to each other. Therefore, it is requested to the listeners that you all should go through the both parts of the discussions. Then only you will get the holistic picture regarding the functioning of the parliament in India. This is requested to you that all of you should listen both the parts, the former one and the latter one. Former one is the titled as the Indian Parliament and legislation, and second part is the business of the Parliament. So now I start. अब मैं शुरू करता हूँ कि किस प्रकार से संसद में जो दोनों सदन हैं वहाँ पर बिजनेस होते हैं, कार्य किए जाते हैं, और उन कार्यों में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम लोग भली भांति उतनी अच्छी तरह से परिचित नहीं हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूं, जहां जिन जिन विषयों पर आज हम इस चर्चा में बात करने वाले हैं वो होगा कि सबसे पहले लाभ का पद किसे कहते हैं, फिर संसदीय कार्यवाही का समय क्या होता है, फिर प्रश्नकाल किसे कहते हैं, प्रश्नकाल में किस प्रकार के प्रश्नों को पूछा जा सकता है, शून्यकाल क्या होता है, संसद के सत्र कितने होती हैं, उनकी बैठकें किस प्रकार से होती हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या जिसको हम लोग कहते हैं संयुक्त संसदीय समिति, इसका क्या गठन होता है और इसका क्या कार्य होता है, फिर संयुक्त बैठकें कैसी होती हैं, लोकसभा और राज्यसभा की दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें जो आर्टिकल 108 में आती हैं वो कैसे होती हैं, किस प्रकार से जब दोनों सदन कार्यशील नहीं हो रहे होते हैं तो किस प्रकार से अध्यादेश जारी किए जाते हैं, promulgation of ordinances when both the houses are not in function। फिर एक बात होती है कि जब सदन चल रहा होता है तो विपक्षी सांसद अपनी मत वैभिन्नता को या विरोध प्रकट करने के लिए जब वेल में इकट्ठा होते हैं तो उसको कहते हैं गैदरिंग इन द वेल ऑफ द हाउस। तो ये क्या होता है और ये कब करते हैं लोग विरोध स्वरूप या प्रतिरोध स्वरूप। सदस्य जो संसद सदस्य है उसे कब सदन से अपनी सदस्यता खोनी पड़ सकती है, जो कि लगातार अनुपस्थिति के आधार पर होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। यह भी जानेंगे कि कोई सांसद किस प्रकार से लोकहित का मामला उठाया जा सकता है और उसके लिए कोई औपचारिक पूर्वकालिक सूचना देने की ज़रूरत नहीं होती, उसे तत्काल उठाया जा सकता है। यह क्या होता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। यह भी जानेंगे कि क्या कोई सदस्य जो कि दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, यानी कि व्यक्ति जो कोई दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, क्या वो मंत्री बनाया जा सकता है, और यदि मंत्री बनाया जा सकता है तो उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितनी अवधि के अंतर्गत
दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो जाना आवश्यक है, और अन्यथा ऐसी स्थिति नहीं होती तो क्या वो अपनी सदस्यता जारी रखता है या खो देता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यह चर्चा करेंगे कि मार्शल कौन होते हैं और मार्शलों का काम क्या होता है सदन के अंतर्गत। यह भी जानेंगे कि ऑल पार्टी मीटिंग, सर्वदलीय मीटिंग क्या होती है, इसके बारे में जानेंगे। दल बदल के क्या कानून हैं, इसको भी हम जानेंगे, और इसका क्या परिणाम और दुष्परिणाम होता है यह भी जानेंगे। किसी भी संसद सदस्य के विशेषाधिकार क्या होते हैं, इसको भी हम जानेंगे। विशेषाधिकार हनन के मामले कौन कौन से होते हैं और उसमें क्या प्रावधान है दंड के, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर ये देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य होता है तो उसे वेतन, भत्ते, पेंशन, यात्रा व्यय, हवाई यात्रा, विदेश यात्रा इत्यादि के संबंध में जो सहायताएं और वित्तीय सुरक्षा मिलती है, इसको हम भी जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से उनको किस दर से ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, किस दर से उनको कितने संख्या में उनको हवाई यात्राएं मिलती हैं, किस प्रकार से वो विदेश यात्रा जा सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा जब हम कर लेंगे तो हमको पूरा संसद के बारे में समग्र जानकारी हो जाएगी। तो अब इस सूची को पढ़ने के पश्चात अब मैं ठीक समझता हूँ कि अब मैं ये चर्चा करूँ कि सबसे पहले लाभ का पद क्या होता है। लाभ का पद अधिनियम बनाया गया 2006 में, जो कि जिया बच्चन बनाम भारत संघ का एक मामला आया था, जिसके परिणाम स्वरूप उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि आप इस पर एक अधिनियम बनाएंगे, और उस अधिनियम को नाम दिया गया लाभ का पद अधिनियम 2006, जिसका उद्देश्य यह था कि किसी संसद सदस्य आदि को, जो कि अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 के अंतर्गत लाभ का पद परिभाषित किए जाने के परिणाम स्वरूप अयोग्य घोषित किया जाता है, इसके अंतर्गत किन परिस्थितियों में किसी सांसद को लाभ का पद धारण करने के कारण पद से मुक्त किया जा सकता है। तो यह अनुच्छेद 102 के संदर्भ में सांसदों के लिए है, और अनुच्छेद 191 में वे विधायकों के संदर्भ में है, यानी कि वह स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के संबंध में है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अधीन लाभ का पद धारण कोई भी ऐसा सांसद या विधायक नहीं कर सकता। और लाभ का पद क्या होगा, यह लाभ का पद अधिनियम 2006 में बताया गया है, और अयोग्यता निवारण अधिनियम 1959 में भी इसका वर्णन मिलता है। तो लाभ का पद किसे कहेंगे इन दोनों अधिनियमों के आलोक में? तो लाभ का पद ऐसा पद है जिससे वित्तीय या भौतिक लाभ, उदाहरण के तौर पर वेतन, भत्ता, वाहन, चिकित्सा सुविधा इत्यादि प्राप्त करने की क्षमता बन जाती है या अर्हता बन जाती है, भले ही उसने ऐसे लाभों को प्राप्त किया हो अथवा न प्राप्त किया हो। तो अभी तक के उदाहरण के रूप में हम बता सकते हैं सोनिया गांधी को और जया बच्चन को, इन दोनों ने अपने पदों को, संसदीय पदों को, सांसद के पदों को लाभ के पद धारण करने के आधार पर खोना पड़ा था। हाँ, संसदीय सचिव यदि कोई है तो वह भी लाभ का पद पाया जाता है। तो संसदीय सचिव होने के साथ साथ आप सांसद नहीं हो सकते। तो ये हो गई लाभ का पद, जिसको कि हमको जानना चाहिए किसे कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो वो संसद सदस्य नहीं हो सकता। तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात आएंगी जिसको हम लोग चर्चा करेंगे, वो ये है कि संसद में कार्यवाही के लिए आवंटित समय क्या होता है और कार्य दिवस संसद के क्या क्या होते हैं। तो संसद का कार्य दिवस होता है सोमवार से शुक्रवार, और समय होता है, संसद शुरू होती है 11 बजे से, और जब तक सदन की कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती तब तक सदन चलता रहता है। अब आता है दूसरी बात, प्रश्नकाल किसे कहेंगे, कब प्रश्नकाल शुरू होता है। तो राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में प्रश्नकाल की जो समय सीमा है या प्रारंभ होने का समय है, ये अलग अलग है। तो सबसे पहले लोकसभा में जो प्रश्नकाल होता है वो 11 बजे प्रातः से लेकर के 12 बजे तक होता है, और राज्यसभा में 12 बजे से लेकर के 1 बजे अपराह्न तक ये प्रश्नकाल होता है। अब आता है प्रश्नकाल में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चन आवर। तो यहाँ पर देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन अ क्वेश्चन आवर। पहला स्टार्ड, या जिसको हम लोग कहते हैं तारांकित प्रश्न। और तारांकित प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनका कि मौखिक जवाब देना होता है, और ये जवाब दिए जाने के उपरांत उन जवाबों के संदर्भ में 20 दिनों तक पूरक प्रश्न
पूछे जा सकते हैं उसके द्वारा जिसने प्रश्न पूछा है, यानी कि उसका जवाब दिया गया, उस जवाब जिसे दिया गया है वो संतुष्ट नहीं हुआ तो वो 20 दिनों के अंदर प्रश्न पूछे जाने के पुनः एक पूरक प्रश्न पूछ सकता है जिसका जवाब वह व्यक्ति देगा जिससे कि मूल प्रश्न पूछा गया था। अब दूसरे प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसको हम कहते हैं अतारांकित प्रश्न। ये अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं? इनका उत्तर लिखित में देना होता है, मौखिक में नहीं देना होता है, और उत्तर जो है इनका 20 दिनों के अंदर पटल पर रख दिया जाता है। फिर वहाँ से संबंधित व्यक्ति को यह प्रेषित हो जाता है और वह उसका उत्तर प्राप्त कर लेता है। और तीसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनको हम कहते हैं अदर नोटिस क्वेश्चंस, जिनको कि सूचना दे करके पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। यह 10 दिन की सूचना दी जाती है उसमें, और 10 दिन की पूर्व सूचना देने के उपरांत ही ये पूछे जा सकते हैं। ऐसे नहीं है कि तत्काल आप पूछ लें, तो तत्काल नहीं पूछने हैं। 10 दिन की पूर्व सूचना आप देंगे और 10 दिन की पूर्व सूचना देने के बाद आप संबंधित मंत्री से इस प्रकार के नोटिस क्वेश्चंस जो कहते हैं उनको आप पूछ सकते हैं। तो ये भी हो गया आपका। तो फिर आता है तीसरी जो वो टर्म है वो है शून्यकाल, 0 आवर। तो 0 आवर कब होता है? तो प्रश्नकाल हो गया। तो प्रश्नकाल के उपरांत प्रारंभ होता है लोकसभा में। तो 11 से 12 हो गया वहाँ प्रश्नकाल लोकसभा में, तो 12 बजे के बाद शून्यकाल शुरू होगा लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में पहले शून्यकाल होगा 11 बजे से 12 बजे तक, फिर प्रश्नकाल शुरू होगा 12 बजे तक, 12 बजे से लेकर के आगे तक। तो ये चीज़ हो गई आपका शून्यकाल के संदर्भ में। अब अगला बात आता है जिसकी बात हम लोगों को जानकारी जानना चाहिए, वो ये है कि संसद के सत्र साल भर में कितने प्रकार के होते हैं, कितने सत्र होते हैं। तो सत्र और बैठकें जो होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, तो ये 4 प्रकार के सत्र होते हैं। पहला बजट सेशन। तो बजट सेशन को कहते हैं हम लोग फरवरी से मई तक चलता है। ये इससे फरवरी में शुरू होगा और उसके बाद मई तक जाएगा अधिकतम। फिर आता है मानसून सत्र, यह जुलाई से सितंबर तक चलता है। फिर आता है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर में चलता है, और इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियां आने पर विशेष सत्र होता है, ये कभी भी बुलाया जा सकता है। अब यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि क्या ये 3 के तीनों सत्र बुलाना आवश्यक है? 3 के तीनों सत्र के बीच में कोई अवधि का अंतराल की कोई मान्यता है? तो इसके विषय में ये कहना है कि सदन यानी कि संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह की अवधि हो सकती है, उससे अधिक नहीं। यानी कि यदि एक सत्र बुलाया गया तो दूसरा सत्र जो बुलाया जाएगा वो उससे 6 महीने के भीतर ही बुला लिया जाना चाहिए। अब आती है बात, जब लोकसभा का सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया, उसके बाद अगली जो लोकसभा या संसद प्रारंभ होगा वो 6 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। जब सत्र प्रारंभ होता है तो सत्र प्रारंभ होने वाले दिन राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करता है, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। और राष्ट्रपति का अभिभाषण हो जाने के पश्चात सर्वप्रथम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित किया जाता है। उसके पश्चात फिर संसद की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। अब अगली बात आती है जिसके बारे में जानना जरूरी है, वो है संयुक्त संसदीय समिति। हम लोग कहते हैं इसको JPC, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है? ये किसी विषय विशेष पर विचार करने के लिए गठित की जाती है। यह अस्थायी प्रकृति की होती है। जिस विषय विशेष पर मंथन या विचार करने के लिए इसका गठन होता है, उस पर विचार करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रेषित किए जाने के उपरांत यह कमेटी स्वतः भंग हो जाती है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह अस्थायी और तदर्थ होती है। इट इज़ ऑलरेडी कंसिडर्ड टू बी अ टेम्पोरेरी एंड एड हॉक कमिटी सिंपली to deliberate upon the questions summoned to them or referred to them for deliberation and their consideration। तो ये बात है। अब इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इसमें होते हैं। इसमें कुछ सदस्य लोकसभा से लिए जाएंगे, कुछ सदस्य राज्यसभा से लिए जाएंगे। अब ये होता है कि प्रस्ताव लिया जाता है कि JPC का गठन हो या ना हो।
तो प्रस्ताव एक सदन द्वारा पारित किया जाता है। मान लीजिए लोकसभा में ये बात आई कि किसी भी विधेयक को पारित करने से पूर्व या उस पर बहस करने से पूर्व इसे जेपीसी को रेफर कर देना चाहिए। तो लोकसभा में यदि बात ये उठी तो उस पर पहले मतदान होगा। मतदान में यदि बात ये निकल के आ गई कि जी हाँ ये जेपीसी में रेफ़र होगा, तब फिर वो मतदान से यदि पक्ष में गया मतदान तो जेपीसी को रेफ़र हो जाएगा। फिर रेफ़र हो जाने के बाद फिर वो जाएगा राज्यसभा में और फिर वहाँ पर वो सदन उसको अनुमोदित करेगा। जब दोनों सदनों से अनुमोदित हो जाएगा तब जेपीसी का गठन हो जाएगा और फिर जेपीसी को वह मसला अपने विमर्श के लिए भेज दिया जाएगा। तो ये वाइसी वर्षा भी हो सकता है। राज्यसभा ने कहा कि इसे जेपीसी में जाना, वहाँ वोटिंग होगी, वोटिंग हो जाने के पश्चात फिर वह लोकसभा जाएगा, लोकसभा अनुमोदित कर देगी, जेपीसी गठित हो जाएगा, विषय भेज दिया जाएगा, उस पर समय निर्धारित हो जाएगा और उस पर निष्कर्ष लेकर के जेपीसी की रिपोर्ट फिर प्रेषित हो जाएगी। अब ये हो गया ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात हो गई। अब आती है ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, संयुक्त बैठकें दोनों सदनों की। तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में दिया गया है और ये स्पष्ट कहता है कि जब कभी किसी विषय पर दोनों सदन एक मत नहीं हो पाते, यानी कि लोकसभा में कोई विषय उठाया गया या विधेयक उठाया गया, उस पर चर्चा हुई, उस पर मतदान हो गया, परंतु राज्यसभा उस विषय पर लोकसभा के हिसाब से सहमत होने के लिए अपने को समर्थ नहीं पाती, यानी कि वहाँ पर प्रतिकूलता आ गई। या इसका ठीक उल्टा, राज्यसभा में कोई बिल आया, वहाँ से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में प्रतिकूलता आ गई। तो जब इस तरह का डेडलॉक हो जाता है तो इस डेडलॉक को समाप्त करने के लिए फिर राष्ट्रपति कहते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग करनी चाहिए और ज्वाइंट सिटिंग होने के पश्चात फिर उस पर मतदान कराया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि एक हाउस तो पारित कर देता है, दूसरे हाउस में वो 6 महीने तक लटकी रहती है और 6 महीने से लटकाए रखते हैं बिल को, उस पर कोई अपना मत नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में फिर जेपीसी गठित करनी पड़ती है। डॉरी प्रोविजन बिल में जेपीसी गठित हुई थी, यह एक उदाहरण है। तो हम इसको अंग्रेजी में इस तरह समझे हैं, व्हेन एनी बिल इज़ पास्ड इन वन ऑफ द हाउसेज बट द हाउस अदर देन द हाउस वेयर इट इज़ पास्ड, मीनिंग लोकसभा तो राज्यसभा, राज्यसभा तो लोकसभा, रिजेक्ट्स द बिल और इट डिसएग्रीज विद द amendments made by the house or does not clear the bill for over 6 months and sits on it, a joint meeting of the both houses are convened by the Lok Sabha speaker who provides the joint meeting to get the ordinary bill passed by ordinary majority। तो कहने का अर्थ ये हो गया कि 6 महीने तक आपने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, लोकसभा से वो पारित है, राज्यसभा में गया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में, या राज्यसभा से पारित है लोकसभा में गया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा का जो स्पीकर है वो एक ज्वाइंट मीटिंग कन्वीन करता है वह, और उस ज्वाइंट मीटिंग का जो वो अध्यक्ष होता है और सामान्य बहुमत से उस बिल पर निर्णय लिया जाता है मतदान होने के पश्चात, और इसी स्थिति में फिर वह बिल पारित कर लिया जाता है। अब बात ही है कि मनी बिल के मामले में क्या होता है। तो मनी के बिल के मामले में मैंने पीछे कहा है, जो कि आर्टिकल 110 में है, उसमें सदैव बिल प्रारंभ होगा लोकसभा से, और लोकसभा से प्रारंभ होने के पश्चात फिर वो जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा अपनी संस्तुति देगा या कुछ परामर्श देगा, परामर्श दे करके उसे लोकसभा में वापस भेजेगा। लोकसभा में वापस किए जाने पर लोकसभा उन परामर्शों को माने अथवा नहीं माने, ये उनकी स्वेच्छा पर आधारित होता है। यदि वो उसे नहीं मानते हैं तो ऐसी स्थिति में फिर मूल रूप में उस बिल को राज्यसभा को वापस भेज देंगे और राज्यसभा को फिर 14 दिनों के अंतर उसको पारित करके भेजना होगा। यदि वो नहीं भेजेंगे तो 14वें दिन के समाप्ति तक यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने उस बिल को पारित कर दिया है। तो धन विधेयक के मामलों में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री या ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है राज्यसभा लोकसभा की। केवल जो ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं उसमें आपकी दोनों हाउसेस की ज्वाइंट मीटिंग होती है। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। अब अगला बात आता है कि अध्यादेशों का किया जाना, ऑर्डिनेंसेस का प्रोमलगेशन। तो व्हेन द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट आर नॉट इन सेशन, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में
यदि किसी इमरजेंसी के लिए किसी नियम कानून को बनाए जाने की आवश्यकता महसूस होती है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और उस अध्यादेश को जारी करने के पश्चात, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कंसेंट से होता है पीएम की अगुवाई में, और उसके पश्चात ऐसे बनाए गए नियम अध्यादेश के रूप में जारी हो जाते हैं, जिनकी अवधि होती है 6 महीने। यानी कि फिर 6 महीने जिस दिन जारी हुआ उसके 6 महीने के अंतर्गत उन्हें संसद के दोनों सदनों से पारित करा लिया जाना चाहिए, अन्यथा वे स्वतः समाप्त हो जाते हैं और उन अध्यादेशों का कोई प्रभाव नहीं रह जाता। तो कहने का मतलब है कि सदन कार्यशील नहीं है, संसद चल नहीं रही है, कोई अर्जेंसी आ गई है, कोई नियम कानून बनाया जाना है, बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी जो दीर्घकालिकता होगी या उसकी जो अवधि होगी वह बनाए जाने के तिथि से मात्र 6 महीने होगी। उस 6 महीने के अंतर्गत उसे फिर दोनों हाउसों से, सदन के दोनों हाउसों से पारित करा लिया जाना होगा, तभी यह मान्य होगा, अन्यथा यह प्रभाव शून्य हो जाता है। ये ऐसा देखा गया है और ऐसा यह संविधान में प्रावधान दिए गए हैं। सॉरी। अब बात आती है कि जब संसद कार्यशील रहता है तो ऐसी स्थिति में संसद में बहुत से ऐसे मामले आते हैं जबकि विपक्षी दल सत्ता पक्ष से असहमति जाहिर करता है। यह असहमति कभी सौम्य भी होती है, कभी उग्र भी हो जाती है। तो जब यह असहमति उग्र हो जाती है और सरकार को दबाव बनाने के लिए विपक्षी अपने कार्यकलाप करता है, तो वह कहा जाता है सदन के मध्य में, जिसको हम लोग वेल ऑफ द हाउस कहते हैं, और यह स्पीकर के चेयर के समक्ष, स्पीकर के मंच के समक्ष जा कर के अपना प्रदर्शन और हंगामा करने लगता है। यह कार्य सदैव, जैसे मैंने बताया, अपना प्रतिरोध प्रकट करने के लिए, सत्ता पक्ष के विरुद्ध अपनी असहमति प्रकट करने के लिए किया जाता है, और ऐसा करना सामान्यतः जो पीठासीन अधिकारी होता है उसके द्वारा हतोत्साहित किया जाता है। परंतु सामान्य परिस्थितियों में ऐसे अनुनय विनय को ये विरोधी पक्ष मानते नहीं हैं और उनके समक्ष जा करके अपना प्रतिरोध दर्ज करा देते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि गेटिंग इन वेल ऑफ द हाउस इन द पार्लियामेंट, सदन के मध्य में स्पीकर के मंच के समक्ष एकत्र होना। अब आता है रिमूवल ऑफ ए मेंबर फ्रॉम मेंबरशिप ऑन द बेसिस ऑफ अनइन्फॉर्म्ड अब्सेंस फॉर 60 डेज। यदि कोई संसद सदस्य बिना सूचना के 60 दिनों तक लगातार सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहता है तो उसके इस प्रकार से बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहने के आधार पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है और उस सदन का स्पीकर उस सीट को, उस पद को रिक्त घोषित कर सकता है। तो कहने का मतलब है अकारण बिना सूचना के लगातार 60 दिनों तक कार्रवाई में भाग न लेना किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता को समाप्त करने का एक आधार हो सकता है। अब आता है कि सार्वजनिक महत्व के मामले जिनको कि सदन में उठाया जा सकता है किसी भी सांसद द्वारा। तो लोकसभा के नियम 377 के अधीन सार्वजनिक महत्व के मामले तत्काल उठाए जा सकते हैं और इसके लिए सूचना देने की ज़रूरत नहीं होती है। पीठासीन अधिकारी से आपको मात्र अनुमति प्राप्त करनी होती है और लोकसभा नियम 377 के अंतर्गत ऐसे मामले उठाए जा सकते हैं। अब आती है अगली बात कि क्या किसी भी लोक प्रतिनिधि द्वारा या किसी व्यक्ति द्वारा अपने को लोक प्रतिनिधि बनाए जाने के लिए, जो कि वह न तो संसद के लोकसभा का सदस्य है और न तो राज्यसभा का सदस्य है, तो क्या वह मंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 75(5) में यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है उसे सदस्य न रहते हुए भी 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, इस शर्त के साथ कि यदि उसे अपनी मंत्री पद पर जो अनियुक्त है वो बनाए रखना है तो उसे उन 6 महीनों की अवधि में दोनों सदनों में से किसी एक सदन की सदस्यता प्राप्त कर लेनी होगी। मीनिंग देयर बाय इफ समवन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द लोकसभा और द राज्यसभा is appointed as a minister in a government, he can only retain the ministerial post
unless he gets elected member of any of the house within 6 months from the date of being appointed। तो ये हो गई बात। अब ये बात आती है संसद में मार्शल, हु इज़ द मार्शल एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन। मार्शल कौन होते हैं और उनका कार्य क्या होता है। तो दे आर the persons who are appointed within the house to maintain the decorum and peace and order. They are within the authority of the Speaker of the House. They are uniformed persons and who obey the command given by the Speaker or the Chair, simply to maintain the decorum and law and order within the house। और कभी कभी ये मार्शल लोग किसी ऊधम करने वाले सदन के सदस्य को बलपूर्वक सदन से बाहर भी निकालने की शक्ति रखते हैं यदि ऐसा करने का आदेश स्पीकर द्वारा दिया जाए। अब एक बात और आती है जिसको हम लोग सुनते हैं बार बार में चर्चाओं में कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। भाई ऑल पार्टी मीटिंग, तो ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब होता है जब सत्र आरंभ होता है, जैसे मैंने आपको बताया 4 सत्र होते हैं, जो कि बजट सेशन होगा, मानसून सेशन होगा, विंटर सेशन होगा या स्पेशल सेशन होगा। तो इसके प्रारंभ होने से पहले जो सत्तासीन दल होता है वह प्रधानमंत्री की अगुवाई में सभी राजनीतिक पार्टियों को एक संयुक्त रूप से बैठक में आहूत करता है और वहाँ जो सत्र चलने वाला उसमें जो चीज़ें जिन जिन विषयों पर चर्चा की जानी है, जिन जिन चीज़ों पर वार्तालाप किए जाना है या डिस्कशन होना है, उनके बारे में एक संक्षिप्त जानकारी सभी पार्टियों के सदस्यों या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को देता है। तो इसे हम कहते हैं ऑल पार्टी मीटिंग और यह संसद के सत्र प्रारंभ होने से पहले आहूत की जाती है और यह संसदीय व्यवस्था की एक परंपरा है। अब अगली बात आती है दल बदल कानून। तो दल बदल का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत के आया है, उसके पश्चात वह अपना दल छोड़ करके दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी संसद की सदस्यता का क्या होगा। तो इसको नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले जो नियम बनाया गया इसको हम लोग कहते हैं दल बदल विरोधी कानून, और ये संविधान के 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में आया था और इसे 10th शेड्यूल में 10वीं अनुसूची में इसे स्थान दिया गया है। तो जब किसी सांसद या विधायक द्वारा चुनाव जीतने के बाद अपने पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली जाती है या कभी कभी अपनी पार्टी द्वारा दिए गए दिशा निर्देश जिसके अनुरूप उसे मतदान करना होता है उसका उल्लंघन करके मतदान किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता के साथ क्या होगा यह निर्धारित करने के लिए हम दल बदल कानून के प्रावधानों को देखते हैं। यहाँ पर अपवाद स्वरूप यह ध्यान देना होगा कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चयन में या चुनाव में आपको ये दल बदल विरोधी कानून नहीं लागू होता। वहाँ पर आपको अंतरात्मा की आवाज़ पर मतदान करना होता है और यदि आप अपनी पार्टी लाइन से अलग भी जा करके क्रॉस वोटिंग करते हैं तब भी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी प्रशासनिक निष्कर्ष या प्रशासनिक निर्णय नहीं लिया जा सकता और उसकी संसद सदस्यता खतरे में नहीं पड़ती है। अब आती है दल बदल विरोधी कानून जो कि 52वें 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसी संशोधन को फिर 91वें संशोधन से और पुष्ट किया गया 2003 में, और इसमें ये कहा गया कि पीठासीन अधिकारी यह निर्धारित करेगा कि किसी व्यक्ति ने दल विरोधी कानून का उल्लंघन किया है कि नहीं। हाँ, लिए गए निर्णय को आप जुडिशियल रिव्यू के लिए कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। अब पहले क्या है कि जो 2003 का संशोधन है, इससे पहले था कि यदि किसी भी राजनीतिक पार्टी के दलों की सदस्य संख्या के 1/3 पाला बदल करके एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जाते थे तो 1/3 का जाना जो है नए दल के बनने के तुल्य माना जाता था और दल बदल कानून से वो प्रभावित नहीं होते थे, उनकी संसद सदस्यता बनी रहती थी। परंतु
इस नियम को और भी कठोर बनाने के लिए 2003 में 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया कि अब सदस्य संख्या का 2/3 जब अलग होगा तभी उसे नवीन दल की मान्यता प्रदान की जाएगी और तभी ऐसा करने वाले संसद सदस्यों की सदस्यता संसद की बरकरार रहेगी, अन्यथा सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो अब ये हो गया कि मान लिए, थोड़ी देर के लिए उदाहरण के लिए कहता हूँ कि यदि किसी पार्टी में 3 सदस्य हैं और 3 में से 2 चले गए तो यह 2/3 के बराबर है, तो ऐसी तरह में वो 2 सदस्यों वाली पार्टी को नया दल मान लिया जाएगा। परंतु यदि कोई एक जाएगा तो उसे नहीं माना जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अब बात कहते हैं हम ऊपर के सभी प्रावधानों को हम लोग एक साथ समअप करें तो एक शीर्षक ये बनता है कि वे कौन से आधार हैं जिस आधार पर किसी भी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी, यह भी जानना जरूरी है। तो पहले जैसे मैंने बताया, यदि कोई भी संसद सदस्य बिना सूचना दिए संसद की कार्यवाही से 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। एक हो गया। दूसरा, पीछे मैंने कहा था लाभ का पद, यदि कोई संसद सदस्य लाभ का पद धारण करता है तब भी उसकी संसद सदस्यता चली जाती है। वह विकृत चित्त हो या किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित कर दिया जाए, दिवालिया घोषित कर दिया जाए या भारतीय नागरिकता खो दे, क्योंकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो भारतीय नागरिक नहीं रह जाता वह न तो मतदाता हो सकता है और न मतदान में हिस्सा ले सकता है। अतः वह यदि भारतीय नागरिक नहीं रह जाता, यानी कि दूसरे विदेश की नागरिकता स्वीकार कर लेता और भारत में सिंगल सिटीजनशिप है, तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी और विदेशी नागरिकता उसे प्राप्त हो जाएगी, तो वह भी संसद सदस्य बने रहने के योग्य नहीं रह जाता। वह दिवालिया घोषित हो जाता है तब भी वह संसद सदस्य बने रहने के योग्य नहीं हो जाता। और उसके अतिरिक्त यदि वह आपराधिक मामलों में 2 या 2 से अधिक वर्ष या न्यायालय द्वारा किसी मामले में 2 या 2 से अधिक वर्ष तक के लिए कारावास की सज़ा से दंडित कर दिया जाता है अंतिम रूप से, तो वह भी अपनी सदस्यता खो देता है। तो ये आपके 5 1 2 3 4 5 आधार हो गए या 6 आधार हो गए जिनके आधार पर हम ये मानते हैं कि किसी संसद सदस्य द्वारा उसकी सदस्यता समापन के लिए परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। अब आती है अगली बात जो हम लोग बहुत कहते हैं, चर्चा के दौरान की है, तो संसदीय विशेषाधिकार है। तो संसदीय विशेषाधिकार की क्या परिभाषा है और ये कहाँ वर्णित है? तो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को विशेषाधिकार प्राप्त हैं और ये विधायिका जो राज्य विधायिका है उसके संदर्भ में 194 में वर्णित है। तो एनीथिंग स्पोकन, सेड और शोन विद इन द पेरिफेरी ऑफ ए हाउस इज़ प्रोटेक्टेड अंडर पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। कोई भी कहा गया वाक्य, बोली हुई सामग्री, प्रदर्शित की गई सामग्री, कहे गए कथन जो कि संसदीय परिसर के अंतर्गत, संसदीय सीमा में, संसद भवन के अंतर्गत कहे जाते हैं, वे सब संसदीय विशेषाधिकार की सीमा में आते हैं। तो उसको हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ब्रॉडर हेड में ले जा करके इसको हम लोग कवर करते हैं और ये प्रोटेक्टेड होते हैं। इसके लिए कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब आती है अगली बात कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। तो आपको प्रिविलेज तो मिल गई, लेकिन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज क्या है? तो अब क्या है कि यदि किसी संसद सदस्य द्वारा जो प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ प्रदान की गई हैं उसका वह दुरुपयोग करता है, तो ऐसी स्थिति में इसके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। उदाहरण के तौर से वह अपने कार्य व्यवहार से संसदीय कार्य व्यवस्था में बाधा डालता है, वह अपने दिए गए दायित्वों को पालन नहीं करता है या उसमें बाधा खड़ी करता है, कार्यपालन में अवरोध खड़ा करता है, या अपने किसी कार्य व्यवहार द्वारा संसद के सम्मान को आहत करता है, या वह किसी ऐसे वक्तव्य का कथन का प्रकाशन करता है या प्रदर्शन करता है जो कि मिथ्या है, झूठी है, और वह इसलिए कह देता है कि हम तो सदन के अंदर कह रहे हैं इसलिए हमको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो मिथ्या रिपोर्ट, मिथ्या सूचना देना भी यह प्रिविलेज की ब्रीच माना जाता है। और
कोई भी ऐसा कार्य जो कि संसद द्वारा गठित किसी कमेटी के संदर्भ में अपमानकारक हो, उसको भी हम विशेषाधिकार हनन के रूप में देखते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब हम उपरोक्त श्रेणी के किसी कार्य में किसी सांसद को लिप्त पाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि उसने विशेषाधिकार का हनन किया है, और विशेषाधिकार हनन हुआ है या नहीं हुआ है इसका निर्धारण चेयर करती है, जो कि पीठासीन अधिकारी होता है वह करता है, और यह सिद्ध हो जाने पर क्या होता है, वह दंडनीय माना जाता है। अब आती है किन परिस्थितियों में सदन से निलंबन हो सकता है। कोई भी सदस्य जो कि विधानसभा का है या पार्लियामेंट का है, वह सदन से निलंबित कब किया जाएगा। उसे निलंबित करने की शक्ति जो होती है स्पीकर ऑफ द हाउस की होती है। लोकसभा में लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसके पास सदस्यता निलंबन करने की शक्ति होती है। इसी प्रकार राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं या पीठासीन अधिकारी होते हैं उनके पास जो है निलंबन करने की शक्ति होती है। अब कैसे होगा, तो पहले उसमें सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है और मोशन प्रूव के उसको मूव करते हैं और फिर उसे पारित कर दिया जाता है। इसी प्रकार से लोकसभा में सबसे पहले निलंबन किया जाता है, और ऐसा निलंबन क्या हो सकता है, अधिकतम 5 दिनों का हो सकता है, या वह शेष सत्र के अवधि के लिए हो सकता है। यानी कि 3 दिन बचा है तो 3 दिन, 4 दिन बचा है तो 4 दिन, 5 दिन बचा है तो 5 दिन, और 5 दिन से ज़्यादा नहीं। अब इसके अतिरिक्त कुछ छोटी अवधि के लिए भी निलंबन होता है, जैसे अल्पकालिक निष्कासन। तो घोर अनुशासनहीनता की स्थिति में पीठासीन अधिकारी किसी भी सदस्य को सदन से निष्कासित करने के लिए या तुरंत बाहर चले जाने के लिए कह सकता है। तो ऐसा किए जाने पर वह संसद सदस्य दिन की शेष कार्य प्रणाली में अपनी सदस्यता या उपस्थिति दर्ज नहीं करा सकता। अब मान लीजिए अल्पकालिक निलंबन हो गया या दीर्घकालिक निलंबन हो गया, तो उसे क्या एक दफ़े कह दिया गया तो स्थायी बना लेगा? नहीं, किया गया निलंबन किसी भी समय वापस लिया जा सकता है और सदस्यता पुनः बहाल हो जाती है, और वह पूर्ववत सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए वह संसद सदस्य अधिकृत हो जाता है। अनुच्छेद 122 कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की सदस्यता को अल्पकालिक या अत्यल्पकालिक रीति से निलंबित कर दिया गया है तो वह न्यायालय के माध्यम से उसमें हस्तक्षेप नहीं करा सकता। हाँ, यदि कोई प्रोसीड्यूरल लैप्स है तो प्रोसीड्यूरल लैप्स के लिए आप न्यायालय की शरण जा करके वहाँ से रिलीफ ले सकते हैं। अब आती है, काम हो गया, काम कर लिए, ढंग से कार्य कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपको किए जाने कार्य के लिए आपको जो भत्ते और वेतन मिलते हैं उनके बारे में भी बात कर लें। तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं, उनको पेंशन और भत्ते क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले पेंशन की बात करें। जो व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं, राज्यसभा के सदस्य होंगे 6 साल के लिए, लोकसभा के सदस्य होंगे 5 साल के लिए, तो उनको 3100 रुपया पर मंथ की पेंशन मिलती है, और 5 साल के बाद प्रति वर्ष के लिए उनको 2500 रुपया एडिशनल मिलता है। यानी कि आपने एक सत्र एक लोकसभा के कार्यकाल के लिए आपने काम किया था, 5 साल आपने रह गए, अगली बार आप नहीं चुने गए तो आपको 3100 रुपया पर मंथ का आपको पेंशन मिलने लगेगी। लेकिन आप एक बार चुने गए, दोबारा फिर चुने गए, तो आपका तो 3100 का वो पेंशन हो गई, उसके बाद फिर आपका 2500 रुपया ये हो जाएगी, तो आपको 31 और 25 मिला करके मिलने लगेगी। अब सिटिंग एमपी के लिए क्या होगा? सिटिंग एमपी को मिलेगा 1,24,000 रुपया प्रति माह, और जितने दिन सदन चलेगा उस दिन उनको मिलेगा 2,500 रुपया प्रतिदिन। और अपने घर से आने जाने के लिए उनको वाहन भत्ता मिलता है, चाहे वो हवाई जहाज़ से आएँ और चाहे वो रेलगाड़ी से आएँ, चाहे वो अपने वाहन से आएँ, जिसके लिए उनको पेट्रोल भी मिलता है। हाँ,
उनका गणना कैसी होती है, तो सत्र प्रारंभ होने के 3 दिन पहले और सत्र प्रारंभ होने के 2 दिन बाद तक उनको भत्ते के लिए अवधि की गणना में समय लिया जाता है। अब रह गई बात, यदि सत्र की अवधि में कमेटी की कोई बैठक होती हैं तो ये प्रत्येक प्रतिभागिता के लिए 2500 रुपया प्रति दिन के हिसाब से इन्हें कमेटी में को अटेंड करने के लिए भी भत्ता प्रदान किया जाता है। एयरफेयर, ट्रेन ट्रेवल या रोड ट्रेवल जैसे मैंने कहा था फ्री होता है। टिकट में इनको 34 एयर जर्नी मिलती हैं अकेले या अपने साथी के साथ या अपने पति पत्नी बच्चों के साथ, और इस प्रकार से इनको आवागमन भत्ता भी मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के संदर्भ में फ्री रिटर्न पैसेंजर टिकट मिलता है जो कि फर्स्ट क्लास का होता है और जिसके माध्यम से वो विदेश जाकर के यात्रा कर सकते हैं। तो ये रह गई आपकी सुविधाएं जो किसी सांसद को मिलती हैं। अब रहती है एक चीज़ और कि यदि कोई सरकार सत्ता में है और विपक्षी द्वारा यह कहा जाता है कि सरकार अब विश्वास खो चुकी है, बहुमत खो चुकी है, तो इसके लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है जिसको हम लोग अविश्वास प्रस्ताव कहते हैं। और इसका वर्णन अनुच्छेद 75 की धारा 3 में किया गया है। तो इसमें यह कहा जाता है कि यदि 50 सांसदों द्वारा एक पत्र पर हस्ताक्षर किया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि सत्तासीन सरकार अब विश्वास खो चुकी है, तो इसके लिए लोकसभा सांसद को एक लिखित नोटिस देना होता है और यदि ऐसी नोटिस स्वीकार कर ली जाती है तो उस पर मतदान किया जाता है और साधारण बहुमत से यह परीक्षा की जाती है कि क्या वास्तव में सरकार विश्वास खो चुकी है, बहुमत खो करके अल्पमत में आ गई है क्या। तो इसे हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब आती है बात इम्पीचमेंट, महाभियोग की प्रक्रिया जो कि अनुच्छेद 61 में आती है। तो राष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध यह इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग आती है जो राष्ट्रपति को अगेंस्ट लगाई जाती है कि आपने संविधान का प्रावधानों को की अवहेलना की है या पालन नहीं किया है, और न्यायाधीशों के लिए लगाई जाती है कि आपने प्रूव्ड इनकैपेसिटी, कदाचार या आपने और कोई ऐसा कार्य किया है जो कि न्याय व्यवस्था के स्थापित मानदंडों के विपरीत है। तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध जो है कि ये इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग लाई जा सकती है। अब राष्ट्रपति के विरुद्ध लाने के लिए क्या होता है कि दोनों सदनों में से किसी एक सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित एक मोशन मेमोरेंडम वह प्रस्तुत किया जाता है। 14 दिनों की अग्रिम नोटिस देनी होती है और फिर दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत द्वारा यानी में 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के द्वारा इसको पारित कराया जाता है। और जैसे ही दोनों सदनों से पारित हो जाता है राष्ट्रपति अपने पद से विमुक्त हो जाते हैं। अब बात आ गई कि किस प्रकार से रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट और द स्पीकर ऑफ द राज्यसभा, ये आपका आर्टिकल 67B में बताया गया है। और ये कहा गया है कि राज्यसभा में जो स्पीकर होते हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनको पद से हटाने के लिए सबसे पहले एक जो मोशन आता है, रिजोल्यूशन इनिशिएटेड इन राज्यसभा एंड पास बाय द मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स सिंपल मेजॉरिटी। तो इसमें क्या होता है, राज्यसभा में आएगा पहले मोशन और उसके बाद फिर दोनों हाउसेज में ये प्रेजेंट करा जाएगा। जिस राज्यसभा में आए वहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से, और उसके बाद भी लोकसभा में भी सिंपल मेजॉरिटी से इसको पारित करा लिया जाएगा। ये पारित हो जाएगा तो स्पीकर महोदय अपने पद से चले जाएंगे और पद उनका रिक्त हो जाएगा। अब आता है रिमूवल ऑफ द लोकसभा स्पीकर। तो राज्यसभा स्पीकर हो गया। लोकसभा स्पीकर में क्या होगा, ये पहली बात स्वतः पद त्याग सकते हैं। तो कैसे पद त्याग करेंगे, ही विल सबमिट ए रेजिग्नेशन लेटर टू द डिप्टी स्पीकर। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो त्यागपत्र देंगे डिप्टी उपाध्यक्ष को। अब उसके बाद क्या है, यदि उनकी सदस्यता लोकसभा की समाप्त हो जाती है तब भी वह लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रह जाते। यदि वह रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत अर्हता खो देते हैं
तब भी वो सदस्य नहीं रह जाते, तो इसलिए अध्यक्ष के पद पर नहीं बने रहते हैं। लेकिन यदि उन्हें पद से निकाला जाता है या हटाया जाता है तो इसके लिए सभी लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक अविश्वास का प्रस्ताव 14 दिन की अग्रिम नोटिस के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा। और इसके बाद फिर क्या होगा, जो टोटल स्ट्रेंथ होती है लोकसभा की, टोटल स्ट्रेंथ का मतलब है जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ माइनस एब्सेंटीज बराबर दो एक्चुअल स्ट्रेंथ, उसका हाफ जो होता है उसको हम लोग सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं। तो इफ़ेक्टिव सिंपल मेजॉरिटी से हम उनको पद से मुक्त कर देते हैं। तो कहने का अर्थ ये हो गया, पहली बात तो रिजाइन करके वो पद छोड़ सकते हैं, वह लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे तब भी पद छोड़ना पड़ेगा उनको, वह रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 के अंतर्गत अर्हता खो देते हैं तब पद छोड़ना पड़ेगा। और यदि उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव आए जो कि 14 दिन के नोटिस के रूप में होता है, तो सभी सदस्य जो उनकी एक्चुअल स्ट्रेंथ है लोकसभा की, यानी कि सैंक्शन स्ट्रेंथ माइनस द एब्सेंटीज, माने जिस पदों पर कोई नियुक्ति अभी नहीं हुई है, उनका आधा से +1 से आप इसको अविश्वास प्रस्ताव को पारित करा करके उन्हें पद से हटा सकते हैं। अब बात आती है न्यायाधीशों का पर महाभियोग द्वारा निष्कासन किए जाने की प्रक्रिया। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको निकालने के लिए अनुच्छेद 124 का 4 जो है वह उपयोग किया जाता है, और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए अनुच्छेद 217 का सहायता ली जाती है। तो रह गई सबसे बड़ी बात, हम बात करते हैं और उसके साथ साथ उसमें एक जजेस इंक्वायरी एक्ट है 1968, इसको भी साथ में लेते हैं। तो आर्टिकल 124(4) सुप्रीम कोर्ट जजेस, आर्टिकल 217 हाई कोर्ट जजेस प्लस जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, इसके माध्यम से हम किसी भी जज के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग लेके आते हैं। अब बात करते हैं हम लोग हाई कोर्ट के जजेस के छोड़ देते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये सुप्रीम कोर्ट के जज के अगेंस्ट लाने के लिए, हाई कोर्ट के जज के अगेंस्ट लाने के लिए एक मोशन आता है, और मोशन में क्या होता है कि 100 लोकसभा के सदस्यों और 50 राज्यसभा के सदस्यों को हस्ताक्षर करके इस मोशन को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो आप यदि लोकसभा में लेके आएंगे तो 100 लोगों का दस्तखत होना चाहिए, राज्यसभा में लेके आएंगे तो 50 लोगों का दस्तखत होना चाहिए। उसके बाद फिर वो उस हाउस में प्रेजेंट कर दिया जाता है जहाँ पर वो इनिशिएट होता है। अब इसके बाद जब वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है स्पीकर द्वारा, तो ऐसी स्थिति में एक्सेप्ट करने के बाद फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट जो है 1968 उसके अंतर्गत एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर जाती है, और जो कमेटी 3 सदस्यीय होती है, और जिसमें कि एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है, एक हाई कोर्ट का जज होता है, और एक लीगल एमिनेंट पर्सन होता है। ये 3 जजों की एक कमेटी होती है, और कमेटी के समक्ष उस जज विशेष का मामला रेफ़र कर दिया जाता है। जब वह कमेटी जो कि जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंतर्गत बनी होती है अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है, यानी कि राज्यसभा में हुई तो राज्यसभा को सबमिट करेगी, लोकसभा में हुई तो लोकसभा में सबमिट करेगी। तो सबमिट हो जाने के पश्चात फिर उस पर मतदान होता है, और मतदान होने में फिर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के हिसाब से उस मामले को डिसाइड किया जाता है, और डिसाइड करने के पश्चात फिर जो निर्णय आता है उसको राष्ट्रपति को हम भेज देते हैं, और राष्ट्रपति उस पर अपनी संस्तुति दे करके उस जज को पद मुक्त कर देता है। तो ये बातें हो गई जिनके बारे में हमको चर्चा करनी थी। मैं आशा करता हूँ कि मैंने दोनों शीर्षकों के अंतर्गत, यानी शीर्षक पहला भारतीय संसद एवं विधायन और दूसरा द बिजनेस ऑफ द पार्लियामेंट में जितने भी संभावित विषय होते हैं उनके बारे में सूक्ष्म और टू द पॉइंट जानकारी देने का प्रयास किया है। और यहाँ पर मैं जानकारी तो नहीं कहूँगा, मोटा मोटी थोड़ा बहुत सभी नागरिक जो भारतवर्ष के हैं, जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, उनको इसके बारे में जानकारी होती ही है, परंतु जो जानकारी थोड़ा सा धूमिल हो गई है उसको नवीनीकरण करने का प्रयास मैंने किया है, क्योंकि सत्र चलते रहते हैं। अभी भी सत्र चल ही रहा है दिसंबर में,
और जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये दिसंबर 2025 है, शीतकालीन सत्र चल रहा है, इसलिए मेरे मन में आया कि ये जो सब चीज़ें जो पदावली जिसको हम लोग टर्म्स कहते हैं, यूज करते हैं हम लोग पार्लियामेंट के संदर्भ में, उनकी जानकारी को फिर से हम ताज़ा करा दें श्रोताओं को, तो यह एक उनके लिए उपयोगी वस्तु और जानकारी होगी। आशा करता हूँ आपको मेरा यह प्रयास पसंद आएगा और आप इसी प्रकार से जैसे मेरे पिछले टॉक शो को प्यार देते रहते हैं, आप अपना प्यार और सम्मान देंगे। आपसे निवेदन है कि एक बार पुनः मेरे इस चैनल को पांडे एस अरविंद पब्लिक को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। शुभ दिन।